वेलकम एवरीवन, दिस इज सरोज रावत। स्वागत है आपका कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण भाग में। आज का विषय है शब्द और पद। इसके अंतर्गत हम जानेंगे इन दोनों की परिभाषा, दोनों के बीच में क्या भेद है, अंतर है, इनके प्रकार और बहुत सारे उदाहरण। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शब्द की। शब्द किसे कहते हैं? बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों के छोटे छोटे टुकड़ों को वर्ण कहा जाता है और इन्हीं वर्णों का एक सार्थक यानी अर्थ के साथ में जब मेल होता है तो वो शब्द कहलाता है। तो परिभाषा हो जाती है कि वर्णों का सार्थक और व्यवस्थित मेल ही शब्द कहलाता है। कुछ उदाहरण देखिए। क जमा ल प्लस म, क ल म कलम। कलम यानी पेन जिससे हम लिखते हैं। क जमा म जमा ल कमल यानी कि लोटस। तो यहाँ पर ये दोनों ही शब्द हैं, हालांकि वर्णों का मेल ज़रूर है लेकिन अर्थ लिए हुए शब्द है, इसीलिए इसे हम शब्द कहेंगे। यहाँ कुछ अन्य उदाहरण देखिए, जैसे म क ल। ये भी वर्णों का समूह ज़रूर है, मेल ज़रूर है, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, अतः इन्हें हम शब्द नहीं कहेंगे। तो ये शब्द की परिभाषा में नहीं आते हैं। शब्द केवल क्या हैं? कलम, कमल, बालक और माता। इसके अनुसार जब आप एक से अधिक वर्णों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि उसे शब्द कहा जाए। शब्द वो तभी होगा जब उसका एक सार्थक यानी कि उससे कोई अर्थ जो है वो निकलता हो। इसकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए। शब्द भाषा की एक स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है, यानी कि वे स्वतंत्र अर्थ लिए होते हैं। उनका अर्थ शब्दकोश में होता है, यानी डिक्शनरी में उनका अर्थ आप देख सकते हो और अर्थ होने पर ही वे शब्द कहलाते हैं। एक और महत्व है, वो है भाषा में। भाषा में शब्द का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि हम अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का ही सहारा लेते हैं। इस तरह से शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है और वो एक निश्चित अर्थ रखते हैं। आगे देखते हैं। तो अब बात करते हैं शब्द और पद की। शब्द शब्दकोश में रहते हैं, यानी कि डिक्शनरी के भीतर उनका अर्थ आप देख सकते हैं तथा एक निश्चित अर्थ का वो बोध कराते हैं। बोध यानी पता लगाते हैं, हम उससे कोई अर्थ समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण लड़का, आम, खा। आप देख सकते हो कॉमा लगा हुआ है तीनों के बीच में। तो लड़का, आम, खा, ये अलग अलग शब्द हैं और सबका अर्थ है। पद शब्दों के साथ जब विभक्ति चिन्हों या फिर परसर्ग भी सिंबल्स होते हैं का प्रयोग करके तथा व्याकरणिक नियमों में बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम शब्दों से किसी वाक्य का प्रयोग कर देते हैं, कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तब वहाँ पर जितने शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, हम जितने शब्दों को यूज़ कर रहे हैं, वो सारे शब्द ना रहकर फिर पद बन जाते हैं। तो बहुत आसान है। शब्द और पद में डिफरेंस आप ऐसे भी लगा सकते हो कि शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वो सारे के सारे शब्द पद कहलाते हैं। जैसे लड़के ने आम खाया, तो लड़के आम खाया, बीच में ने जो है वो परसर्ग है, चिन्ह है, और ऐसे में ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसमें सारे शब्द पद कहलाएंगे। तो लड़का शब्द जो है वो संज्ञा है, इसलिए वो संज्ञा पद कहलाएगा। आम भी संज्ञा है तो आम भी संज्ञा पद है, और खाया क्रिया है, क्रिया शब्द है, उसका व्याकरणिक नियमों में वो क्रिया शब्द कहलाता है, तो ऐसे में वो क्रिया पद कहलाएगा। तो ये व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं शब्द एवं पद में अंतर। दोनों में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो शब्द वाक्य के बाहर होते हैं, यानी स्वतंत्र अर्थ लिए होते हैं, जबकि पद जो है वो वाक्य के संदर्भ में अर्थ देते हैं, यानी कि वाक्य में जिस तरीके से उसको रचा गया है वैसे ही वो अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो वाक्य में वो बंधे होते हैं और शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ है, तो पद अपना अर्थ वाक्य के अनुसार देते हैं। पद में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला है कोशीय शब्द, जो कि शब्दकोश में जिनका अर्थ आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ से वो अर्थ प्राप्त हो जाता है। और दूसरा है व्याकरणिक शब्द, यानी व्याकरण के नियमों के अनुसार जो कार्य करते हैं। तो ऐसे में पहला उदाहरण देखिए, कृषक है, पुष्प है, शशि है, रवि है,
क्षेत्र है, बाल है, तो ये सारे शब्द जो हैं वो कोशीय अर्थ लिए, यानी इनका शब्दकोश में अर्थ है, डिक्शनरी में इनका अर्थ आप ढूंढ सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन जब इनका प्रयोग पद में होता है, यानी वाक्य में जब इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये शब्द अपना स्वतंत्र अर्थ खोकर उस वाक्य के संदर्भ में अर्थ देते हैं। जैसे रवि मतलब सूर्य होता है, शब्दकोश में उसका अर्थ सूर्य है। तो अगर मैं कहूँ रवि कल विद्यालय नहीं आया, तो इसका मतलब सूर्य की बात नहीं हो रही है, बल्कि वाक्य के अनुसार उसका अर्थ किसी बच्चे, किसी पर्सन के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे में वो अपना स्वतंत्र अर्थ खो देते हैं। दूसरा व्याकरणिक शब्द जो हैं वो क्या हैं, जैसे जाता, एक उदाहरण यहाँ देखिए, वृद्धा से अब चला नहीं जाता। तो जाता शब्द जो है वो क्रिया है, लेकिन क्रियापद यहाँ पर जो है वो ना चला जाने के संदर्भ में अर्थ दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका प्रयोग यहाँ देखें, घायल से लड़ा नहीं जाता, तो जाता शब्द यहाँ भी प्रयोग में आया है, लेकिन इस वाक्य के अनुसार उसका अर्थ बदल गया है कि वो लड़ नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना स्वतंत्र अर्थ खो देते हैं जब ये पद बन जाते हैं। तो यहाँ रेखांकित अंश जाता एक व्याकरणिक शब्द है। आगे देखते हैं, शब्द और पद में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है क्लास 9 में। और ये अगर आप याद कर लें तो इसमें से 2 या 3 पॉइंट भी बहुत हैं आपके फुल मार्क्स आने के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। तो पहला देखिए अंतर है, वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि शब्द जो है वो वर्णों का एक सार्थक मेल है और इसका स्वतंत्र है, ये इसका अर्थ जो है वो स्वतंत्र होता है, किसी से बंधा नहीं है, ठीक है। दूसरा, वाक्य में पद के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को पद की संज्ञा दी जाती है। तो अगर हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं, फिर वो सारे शब्द पद बन जाते हैं। इसी तरह से दूसरा देखिए अंतर, शब्द जो है वो कोशीय अर्थ लिए होते हैं, अर्थात उनका अर्थ शब्दकोश में निहित होता है, डिक्शनरी में उनका अर्थ आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन पद जो है वो वाक्य के संदर्भ में अर्थ प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि अभी पिछले उदाहरण में आपने सीखा, वाक्य के अनुसार वो अर्थ देते हैं। तीसरा भेद है कि शब्द व्याकरणिक नियमों से बंधे नहीं होते, बल्कि स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और पद जो हैं वो व्याकरणिक नियमों से बंधे होते हैं और अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, क्योंकि वो फिर वाक्य के संदर्भ में ही अर्थ देते हैं, ठीक है। चौथा है, लिंग, वचन, क्रिया और कारक से शब्द का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो बंधे नहीं हैं। लेकिन अगर हम पद की बात करें तो पद लिंग, वचन, कारक और क्रिया से बंधे होते हैं, या आप कह सकते हो उनसे उनका संबंध होता है। क्यों? क्योंकि लिंग या वचन बदलने पर वो पद भी या वो शब्द भी बदल जाता है, ठीक है, उसके अनुसार उसमें परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए उदाहरण, रवि, शाम, आता है, सब में कॉमा है और ये सब अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। इनका अर्थ स्वतंत्र है, रवि यहाँ पर सूर्य है, शाम यहाँ पर संध्या है, आता यानी आना, है यानी होना। और यहाँ हमने इन्हीं शब्दों का वाक्य प्रयोग कर दिया और ये सारे शब्द पद बन गए। तो हमने कहा रवि शाम को घर आता है। अब बात यहाँ पर इस सूर्य वाले रवि की नहीं हो रही है, वाक्य के अनुसार रवि कोई व्यक्ति है। तो ये सारे शब्द पद हैं जो वाक्य के अनुसार अर्थ लिए हैं, ठीक है। शब्दों के भेद, अगर शब्दों को विस्तृत रूप से जानना है तो हम देखेंगे कि उनका शब्दों का जो भी प्रयोग हम कर रहे हैं हिंदी भाषा में, तो वो उसका जो स्रोत है, यानी कि जो सोर्स है वो अलग अलग है। जैसे कुछ शब्द संस्कृत के हैं, कुछ उर्दू के हैं, कुछ अंग्रेज़ी के हैं, तो आगत जिन्हें कहा जाता है। ऐसे में शब्दों के कारण उनका रूप जो है वो इन सारे शब्दों के कारण बदल जाता है। कुछ डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं, जैसा ये 4 मुख्य भेद हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पहला भेद लेते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है कि वो उत्पन्न कैसे हुए हैं, ठीक है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी कि वो उत्पन्न कैसे हुए, पैदा कहाँ से हुए हैं। तो ऐसे में इसके 4 भेद हैं, तत्सम, ठीक है, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। विदेशी शब्द तो पता है, तत्सम यानी संस्कृत भाषा के शब्द जिनका कोई परिवर्तन जिनमें नहीं होता है, संस्कृत में ज्यों के त्यों वो हिंदी में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे नेत्र है, जैसे विद्यालय है, जैसे परीक्षा है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है आम,
आम्र, आम्र शब्द संस्कृत का है तो तत्सम रूप है, वो तत्सम शब्द है, लेकिन जब इनमें थोड़ा बदलाव किया जाता है तो वो तद्भव रूप, तद्भव कहा जाता है, तद्भव शब्द बन जाते हैं। जैसे कि आम्र का हमने कहा आम, तो आम शब्द जो है वो तद्भव है। ठीक है। देशज यानी देश में कई सारे प्रांतों में जो भाषा बोली जाती है, जो भाषिक शब्द बोले जाते हैं, उनको हम देशज में रखते हैं। जैसे कि डिबिया, डिबिया शब्द जो है वो प्रांत की भाषा का शब्द है। जैसे कि खटिया, जैसे कि लोटा, तो ये सारे शब्द जो हैं वो देशज में गिने जाते हैं। फिर विदेशी में तो कई सारी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेज़ी तो है ही, साथ ही साथ तुर्की, अफ़गानी, अरबी, फ़ारसी, बहुत सारी अन्य भाषाएं जो है वो विदेशी कहलाती है, यानी हमारे देश के अलावा अन्य देशों में बोली जाने वाली भाषाएं। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर ये 4 मुख्य भेद हैं या उपभेद कहे जाते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा भेद है बनावट के आधार पर, यानी उनकी रचना कैसे हुई है, वो बने कैसे। तो पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब होता है जो किसी एक अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, किसी एक अर्थ के लिए ही वो जाने जाते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं, जैसे आपने कहा ऊपर, कच्चा, कमल, नीचे, तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके, मतलब हमने उनको तोड़ा तो है, ये देखिए ऊ प्लस प प्लस र हमने तोड़ा, लेकिन इनका अलग से कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इनका एक ही अर्थ निकल रहा है, ऊपर यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कमल यानी क प्लस म प्लस ल, तोड़ने पर इनका कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता, ये किसी एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, विशेष अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। यौगिक, यौगिक शब्द वो हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या फिर शब्दांशों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे रसोई प्लस घर, अन्न प्लस जान, विद्या प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, लेकिन ये एक ही अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। राइट, तो ये यौगिक शब्द हैं। फिर तीसरा है योग रूढ़। योग मतलब 2 के योग से तो बने हैं, लेकिन किसी तीसरे विशेष अर्थ के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे नीलकंठ, तो नील प्लस कंठ, कंठ का मतलब होता है गला, और नील यानी नीला, तो नीला है कंठ जिसका, जो नीला कंठ है, और नीलकंठ जो है वो एक विशेष अर्थ प्रस्तुत करता है, वो है शिवजी। शिवजी के को भी नीलकंठ कहा जाता है। तो ऐसे में ये शब्द जो है वो योगरूढ़ कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है लंबोदर। तो लंबोदर जो है लंबा प्लस उदर यानी पेट, तो लंबा है जिसका पेट यानी उदर, किसकी बात हो रही है, गणेश भगवान की। तो गणेश के लिए ये तीसरा अर्थ, विशेष अर्थ प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए ये योगरूढ़ है। ठीक है, तो ऐसे में ये 3 जो है बनावट के आधार पर ये 3 जो है उपभेद देखे जाते हैं। आगे देखते हैं। ओके, प्रयोग के आधार पर, यानी हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं उन शब्दों का। तो विकारी और अविकारी शब्दों को हम लेते हैं। इसमें विकार का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। तो ऐसे में अगर हम कहते हैं कि विकारी शब्द कौन से हैं, तो ये विकार कैसे आ रहा है, लिंग, वचन और कारक, इनके बदलाव होने पर, इनको बदल दो यदि, तो इनमें बदलाव आता है। जैसे संज्ञा शब्द को लेते हैं। ठीक है, अगर हम लिंग बदल दें, तो मैंने कहा राम घर जाता है, अब मैंने लिंग चेंज किया, राम की जगह मैंने स्त्रीलिंग ले लिया, सीता घर जाती है, तो राम की जगह हमने लिंग में हमने बदल दिया, तो संज्ञा शब्द बदल जाता है, तो संज्ञा जो है वो विकारी है। और हमने कहा जाता है और जाती है, तो क्रिया भी बदल गई, तो क्रिया भी विकारी शब्द है। अगर मैं वचन बदलूं और मैं कहूँ वह घर जाता है, वे घर जाते हैं, तो ऐसे में सर्वनाम भी बदलता है, तो सर्वनाम भी विकारी शब्द है। ठीक है, और विशेषण में भी राम मोटा है और सीता मोटी है, तो मैंने यहाँ लिंग बदला तो मोटा का मोटी हो गया, और विशेषण में भी बदलाव आ गया। तो ऐसे में विकारी शब्दों में ये 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसका ऑपोजिट अगर लेते हैं उल्टा, अविकारी शब्द, यानी जिनमें विकार नहीं आता, कैसे, लिंग, वचन और कारक, इनके बदलाव करने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे में हम 5 भेद लेते हैं। जैसे पहला है क्रिया विशेषण, यानी ऑल एडवर्ब्स जिन्हें कहा जाता है, इंग्लिश में हम एडवर्ब्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण है। जैसे धीरे धीरे, तेजी से, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, या हथिनी धीरे धीरे चलती है। मैंने लिंग बदला, लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आया। अब संबंध बोधक क्या होते हैं, जिन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे।
तो इनमें भी कभी बदलाव नहीं आता, भले आप लिंग बदलें, आप वचन बदलें, ठीक है। और समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शंस जो जोड़ने का काम करते हैं, योजक के रूप में दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो इनमें भी कभी बदलाव नहीं आता है, भले आप लिंग बदलें, आप वचन बदलें। तो और, किंतु, इसलिए, परंतु, क्योंकि, तो ये सारे क्या हैं, समुच्चय बोधक हैं। विस्मयादि बोधक मतलब जो विस्मय यानी कि भावों को प्रकट करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकी पहचान होते हैं, ठीक है। तो अरे, हाय, उफ, तो ये सारे शब्द भी ऐसे हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, विकारी में आ जाते हैं। निपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निपात को समझना। बहुत से बच्चे जानते ही नहीं कि निपात होता क्या है। तो ये भी अविकारी है और इसमें ऐसे शब्द होते हैं जिनमें जो किसी आपकी बात को पर बल देने के लिए जिनका प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हारे कहते ही मैं आ गया था, तो ही लगाने से बल पड़ रहा है, दबाव दिया जा रहा है, आप अपनी बात पर दबाव दे रहे हैं। फिर तुम कहते तो मैं आ जाता, तो से भी आप अपनी बात को थोड़ा सा बल दे रहे हैं। मात्र, मुझे मात्र एक ही रोटी खानी है, या केवल, या सिर्फ, मुझे सिर्फ आज ही सोना है। तो ऐसे में ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपनी बात पर बल देने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है और ये निपात के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सारे अविकारी शब्दों में आते हैं। आगे देखते हैं। चौथा मुख्य भेद है अर्थ के आधार पर। इसमें देखिए ये जो सारे उपभेद हैं, पहला है निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, अनेकार्थी, विपरीतार्थक, एकार्थी और समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। तो निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। तो कई बार बोलचाल के रूप में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, जैसे ठीक ठाक, टूट फूट हो जाना, हम कहते हैं नमक शमक। तो ये सब, चाय वाय, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग तो होता है पर वो निरर्थक होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। सार्थक शब्द जो है, जितने शब्द हम प्रयोग में लाते हैं या जिनको भी हम शब्द कहेंगे वे सब सार्थक हैं, यानी उनमें कोई ना कोई अर्थ होता है, इसीलिए वो शब्द कहे जाते हैं। जैसे कोयल, पशु, विचित्र, तो सारे शब्दों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। अनेकार्थी का मतलब होता है जिसके एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, दो से अधिक अर्थ हों, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है, अर्थ यानी मतलब, प्रयोजन या धन। अंबर, जैसे आकाश भी कहते हैं, कपड़ा भी कहते हैं, सुगंधित पदार्थ को भी अंबर कहा जाता है। ऐसे ही विपरीतार्थक जो है वो विलोम शब्द हैं, यानी कि ऑपोजिट्स हैं, ठीक है। जैसे कटु का मधुर, आदि का अंत। तो ऐसे बहुत सारे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं जो अर्थ के आधार पर है। एकार्थी शब्द, एकार्थी का मतलब है एक ही अर्थ जिसका हो, जैसे हाथी, ईश्वर, पति, मित्र। इसके बाद समानार्थी या फिर पर्यायवाची, यानी समान अर्थ वाले, सिनोनिम्स जिन्हें कहा जाता है। तो एक शब्द के जो है, जैसे कमल, कमल जो है वो इसके समान अर्थ जो है, जैसे शतदल को भी कमल कहा जाता है, वारिज भी कहा जाता है, और जलज, जलज का मतलब भी कमल होता है। यानी शब्द अलग होते हैं लेकिन मतलब सबका समान होता है। पेड़, जिसमें विटप, पादप, वृक्ष, द्रुम, सबका मतलब समान है, यानी हम पेड़ की ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब देखिए पदभेद के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम शब्द और पद विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द हैं, अर्थात जिन्हें हम पद कहते हैं, उनके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तो उनको 5 भेदों में बांटा जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पद। पहला है संज्ञा पद, यानी अगर वाक्य में कोई भी शब्द जो कि पद बन चुका है, अगर कोई भी पद संज्ञा है, संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, तो वो संज्ञा पद होता है। जैसे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो इस वाक्य में ये सारे के सारे पद जो हैं उनमें राजा दशरथ संज्ञा है, तो संज्ञा पद है। 4 विशेषण है, पुत्र जो है वो भी संज्ञा पद है, और थे जो है वो क्रियापद है। फिर सर्वनाम पद का उदाहरण देख लीजिए, आपने बालक को गिरने से बचा लिया। तो इसमें रेखांकित जो पद है वो है आपने, जो कि सर्वनाम की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए ये सर्वनाम पद है। बालक जो है वो संज्ञा है, तो संज्ञा पद हो जाएगा। गिरना यानी क्रिया है, और बचा लेना वो भी क्रिया है। तो इस तरह से इनकी पहचान व्याकरणिक नियमों के आधार पर
की जाती है। विशेषण, विशेषण में हम देखेंगे कि पेड़ की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। तो इस वाक्य में रेखांकित है कि घनी छांव, पर किसकी घनी छांव? पेड़ की। तो पेड़ की विशेषता यहाँ पर ये पद जो है वो बता रहा है, इसलिए ये विशेषण पद है। क्रियापद का उदाहरण देख लेते हैं। वह बाजार की ओर आया होगा। तो आना और होना दोनों ही क्रिया को बताते हैं, अतः यह क्रियापद है। क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। देखिए, विशेषण और क्रिया विशेषण में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। यदि शब्द जो है या यदि पद जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं तभी वो विशेषण होता है, लेकिन जब वो क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वो क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण देखिए, वह सुबह से शाम तक बैठा रहा। तो वह बैठा रहा, बैठना उसकी क्रिया है जिस पर बल दिया जा रहा है, पर वह बैठा रहा कब तक बैठा रहा? आप प्रश्न करेंगे तो सुबह से शाम तक। तो यहाँ पर उसके बैठे रहने के समय के बारे में बताया जा रहा है और ये विशेषण लगा हुआ है यहाँ पर उसकी क्रिया के आगे, तो ये क्रिया विशेषण पद है। ठीक है, तो इस तरह से मुख्यतः इसके 5 भेद होते हैं। अच्छा, अब शब्द और पद जो कि कक्षा 9 और 10वीं में कुछ यहाँ पर MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के दिए गए हैं, हम अपने विषय बोध की परख यहाँ पर कर लेते हैं। तो पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इन सारे ऑप्शंस में से पद और शब्द स्वतंत्र इकाई है, शब्द के मेल से पद बनते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है या पद के रूप में शब्द आ जाता है। इसमें से सबसे उपयुक्त उचित अगर ऑप्शन है तो वो है वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने के बाद वो शब्द नहीं रहता, वो पद बन जाता है। ठीक है, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर हमने 4 भेद पढ़े थे। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो राइट आंसर इज 4। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा में संस्कृत के जो शब्द आए हैं वो सारे के सारे तत्सम शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज तत्सम। अच्छा, 4th क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ मैंने पहले भी बताया है, उसको अगर आप किसी शब्द के टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अपना अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर देखिए, वाचनालय यानी वाचन प्लस आलय, ये 2 शब्दों का जोड़कर बना है, तो ये यौगिक शब्द है। फिर समतल, सम प्लस तल, ये भी यौगिक है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, ये भी यौगिक है। पशु शब्द, प प्लस शु, यहाँ पर इसका खंडित करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता और ये सिर्फ पशु के लिए ही विशेष रूप से अर्थ दे रहा है, तो ये जो है रूढ़ शब्द है। ठीक है, आगे देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वाक्य में प्रयोग यदि हो जाता है शब्द का तो फिर वो पद बन जाता है। बहुत सिंपल इसका आंसर है। नेक्स्ट है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो योग यानी 2 के योग से बना है, लेकिन एक विशेष अर्थ देने वाला शब्द योग रूढ़ होता है। तो यहाँ पर देखिए, पवित्र, कुशल, विनिमय या जलज। तो ये सारे शब्द, इन सारे शब्दों में से जलज जो है, जल में उत्पन्न होने वाला, यानी बात हो रही है कमल की। तो कमल यानी लोटस, तो ये तीसरा विशेष अर्थ दे रहा है, अतः यह योग रूढ़ शब्द है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से कौन से वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। ये परीक्षा शब्द परि प्लस इक्षा यानी कि तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है, तो ये तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट शब्द, ये तो बोलने से सुनने से ही समझ में आ रहा है, ये विदेशी शब्द है, तो विदेशज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कई तरह के आपने एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लिए कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो शब्द आपको विस्तृत रूप से पता होना चाहिए और शब्द और पद का भेद पता होना चाहिए, दोनों में क्या अंतर है, कब शब्द पद में बदल जाता है, वो सारी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजें। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ और इसी तरह की प्रेजेंटेशंस ला सकूँ। थैंक यू सो मच।